डेट है आज 25 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंडोमेथासिन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंडोमेथासिन एक मेडिसन है, ड्रग्स है, दवाई है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ये। यानी कि बॉडी में जो जलन होती है उस जलन को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन यूज़ होती है। लेकिन अभी ये मेडिसिन कारगर पाई गई कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। कुछ कोविड-19 के पेशेंट थे, मरीज़ थे जिनको कोविड-19 हो रखा है, उनको ये दवाई दी गई उनको ठीक करने के लिए, और उनमें ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पाई गई। यानी कि ये एंटीवायरल ड्रग की तरह काम किया इस ड्रग ने। एंटीवायरल का मतलब जो वायरस को रोकने के लिए काम करे उस ड्रग को बोल देंगे एंटीवायरल ड्रग। ये है इंडोमेथासिन के कैप्सूल। ये कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकती है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। ये ओरली भी ली जा सकती है। ओरली यानी कि मुंह के जरिए, जैसे 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की बूंद आपने बचपन में पी होंगी, इस तरह से भी ये लिक्विड फॉर्म में भी ली जा सकती है, या फिर कैप्सूल के रूप में ली जा सकती है ड्रग। कई तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं हमारी बॉडी में जिनको रोकने के लिए काम करती है, यानी कि ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए काम करती है। ये जो इंडोमेथासिन है ये बॉडी में उस सब्सटेंस को रोकती है। उस सब्सटेंस का मतलब है ऐसे पदार्थ को रोकती है हमारी बॉडी में बनने में जो हमारी बॉडी में पेन करता है, दर्द करता है, फीवर करता है, बुखार चढ़ाता है, या इन्फ्लेमेशन कहीं पे जलन करता है। ऐसे पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में, उन सब्सटेंस को रोकती है ये दवाई बनने से, हमारी बॉडी में बनने से उनको रोकती है ये इंडोमेथासिन। ये इंडोमेथासिन देखो मॉडरेट से लेके सीवियर पेन तक ये रिलीव करती है। या हमारी बॉडी में दर्द हो या टेंडरनेस हो, टेंडरनेस का मतलब मान लो अकड़न हो जाए बॉडी में, स्वेलिंग हो जाए, टेंडरनेस या स्वेलिंग हो जाए, या स्टिफनेस भी एक अकड़न ही होती है, या सूजन हो जाए कहीं पे। कई तरह के अर्थराइटिस होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, या कंधे में कहीं पे दर्द है इन्फ्लेमेशन की वजह से, जलन की वजह से। इस तरह के जो ये दर्द हैं या अकड़न है, कोई भी जलन, स्वेलिंग, इन सब को ट्रीट करने के लिए ये दवाई दी जाती है इंडोमेथासिन। नेक्स्ट टॉपिक है फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट बाय इंडिया। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल हैं। डब्ल्यूटीओ आप जानते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था ही है, ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड वाइड ये ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए काम करती है, यानी कि व्यापार आपस में कंट्रीज़ के बीच में सुगम हो, आसानी से हो। 1 जनवरी 1995 को बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले गेट नाम की संस्था थी, GATT, गेट नाम की संस्था, जो लगभग 1948 के लगभग बनी थी। इसी को बदल के 1 जनवरी 1995 को ये WTO बना दी। इंडिया भी मेंबर है इसका। इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं ये नगोजी ओकोंजो इविला। इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है भाई साहब। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया को जो परेशानी हो रही है इसका फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि इंडिया जो अपना वीट है या फूड ग्रेन है, गेहूं है, इसको जो निर्यात कर रहा है, दूसरे देशों को बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें जो कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है इंडिया को, तो उनको और सुगम बनाने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, सुलझाने के लिए WTO कुछ रूल को देख रहा है। यानी कि WTO कुछ आसान रूल बनाएगा इसके लिए। जो डिफ़िकल्टी हैं ये इनको इंक्लूड किया है WTO ने रूल्स में। और जो फूड एक्सपोर्ट में जो परेशानी हो रही है इंडिया को, वो किसकी वजह से हो रही है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से। देखो WTO की 3 प्रकार की सब्सिडी हैं, 3 प्रकार की सब्सिडी हैं WTO को रूल्स के अकॉर्डिंग। एक है भाई साहब अंबर बॉक्स, एक है ब्लू बॉक्स, और एक है ग्रीन बॉक्स। ये सब्सिडी के नाम है। सब्सिडी तो आप जानते हो क्या होती है। सब्सिडी जैसे अपने देश की बात करें, गवर्नमेंट किसी को सहायता देती है, पैसों की असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, किसी और तरीके से फ़ायदा देती है। मान लो पैसा ना दे, किसी और तरीके से दे, वो सब सब्सिडी में आते हैं। सहायता यानी कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता, जैसे फार्मर को दी जाती है, फ्री में बिजली दी जाती है, ये क्या हो गया? सब्सिडी हो गया। तो ये सब्सिडी हैं। इनमें देखो जो WTO के रूल्स हैं, जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हैं ये अलाउ हैं सब कंट्री को, कितनी भी दे सकती हैं ये। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में जैसे आता है आपका, मान लो कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हो आप, या कोई मान लो वैसे सहायता कर रहे हो कि किसान को अवेयर कर रहे हो आप, जागरूकता कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो जागरूकता में, किसान को जागरूक करने के लिए जो पैसा लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो आप, ये सब आ जाते हैं ग्रीन बॉक्स में। ये इसकी लिमिट नहीं है। ब्लू बॉक्स में आती है टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो, मान लो नई नई रिसर्च इनोवेशन के लिए, खेती करने के लिए आप कोई इसमें पैसा लगा रहे हो, तो ये सारी ब्लू बॉक्स की सब्सिडी भी अलाउड है। लेकिन है बात अंबर बॉक्स की। अंबर बॉक्स में आता है जैसे मान लो कोई कंट्री अपने किसानों को सब्सिडी दे उसके एक्सपोर्ट के लिए, मान लो हमारे इंडिया से कोई किसान एक्सपोर्ट कर रहा, बाहर निर्यात कर रहा है और इसको सहायता दे गवर्नमेंट, सब्सिडी दे। मान लो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 1 किलो गेहूं उगाने में, मान लो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 10 रुपये और इसे किसान को गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे 5 रुपये, तो देखो 5 रुपये तो इसको मिल गए, या गवर्नमेंट दे दे इसे 7 रुपये की सब्सिडी दे दे और 10 रुपये की कॉस्ट आई है इसकी, तो अगर मान लो ये 10 रुपये से 12 रुपये में भी बेचेगा तो इसको फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी 7 रुपये दे रही है इसे, तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो मान लो 3 रुपये ही आई, क्योंकि 10 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी, 7 रुपये गवर्नमेंट ने दे दिए, तो इसे 3 रुपये इसका लिए लगा लो, इसको 3 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट आई, यानी कि लागत जो कीमत है, यानी कि गेहूं उगाने में जो कीमत आई लगभग इसकी 3 रुपये हो गई, क्योंकि 7 रुपये तो गवर्नमेंट ने दे दी, सरकार ने। अब अगर ये 12 रुपये में भी बेचेगा बाहर विदेश में तो इसको फ़ायदा हो रहा है, कितने रुपये का, 9 रुपये का। और वहीं अगर जो देश सब्सिडी नहीं दे रहा अपने किसानों को, तो उसका मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपये ही आई है और वो 12 रुपये में बेच सकता है क्या? उसका तो भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो आएगी, लेके जाएगा ट्रैक्टर में भर के या लारी में भर के गेहूं को लेके जाएगा बॉर्डर तक, फिर वो ट्रांसफ़र करेगा एक देश से दूसरे देश में, शिपिंग की कॉस्ट आएगी, मान लो पानी के जहाज़ में भेजेगा या किसी में भेजेगा तो ये कॉस्ट भी तो आएगी, तो उसको तो भाई साहब नुकसान होगा ना। 12 रुपये में तो वो नहीं बेच सकता, वो तो बेचेगा 15 में, 20 में, तो अगर वो 15-20 में बेचेगा और इंडिया से जा रहा है गेहूँ 12 रुपये में, तो एक बात बताओ, सेम क्वालिटी का गेहूँ अगर कोई 20 रुपये में बेच रहा है कंट्री, मान लो कोई कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, मान लो सऊदी अरबिया का ले लेते हैं या मान लो इजिप्ट का ले लेते हैं, क्योंकि अभी इजिप्ट में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम गेहूँ इजिप्ट में। इजिप्ट तो आप जानते हो कहाँ पे, एक अफ्रीका में कंट्री है, ये देखो इजिप्ट, यहाँ पे ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, तो इजिप्ट में भेज रहे हैं हम गेहूँ 12 रुपये के किलो के हिसाब से, मान लो सिर्फ इजिप्ट में 12 रुपये के किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, और कोई दूसरा देश एक्सपोर्ट करना चाहता है वो कर रहा है 20 रुपये किलो के हिसाब से। अब आप ही बताओ इजिप्ट किससे खरीदेगा, इंडिया से खरीदेगा 12 रुपये किलो के हिसाब से, या दूसरे देश से जो 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है? भाई साहब ऑब्वियसली बात है 12 रुपये किलो वाला खरीदेगा अपने वहाँ के लोगों के लिए जो सस्ता मिले, तो इजिप्ट ये खरीदेगा। अब इससे क्या हो गया, कंपटीशन भाई साहब कहाँ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे के ये किसानों को ये सस्ता कर दिया माल, तो किसानों को फ़ायदा होगा, इसलिए क्या था गवर्नमेंट ने, लेकिन इंडिया के किसानों को भी फ़ायदा होगा, जो और कंट्री हैं वो नहीं दे रहे सब्सिडी, तो उनका माल कौन खरीदेगा? तो ये बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है जो इनको ही मिटाने के लिए अंबर बॉक्स की सब्सिडी है, जिसमें WTO ने लिमिट लगा रखी है। ये लिमिट लगा रखी है कि 5% तक तो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, 5% तक की सब्सिडी दे सकते हैं जितनी उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह आई है, ऐसा कुछ करके, और 10% दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, चाइना है, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश, तो ये 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं, तो ये लिमिट लगा रखी है। अगर इससे ज़्यादा कोई देता है तो इसका मतलब वो अंबर बॉक्स सब्सिडी के लिमिट को वॉयलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। अब जब वो उल्लंघन कर रहा है, यानी कि हमारे इंडिया में जो MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आप जानते हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान की फसल बोने से पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम आपके गेहूं को या किसी भी फसल को, 23 फसल है इसमें 22+1, उनको इतने प्राइस में खरीद लेंगे, तो ये प्राइस क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जब गवर्नमेंट ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है तो ये भाई साहब किसानों को तो फ़ायदा होता है, लेकिन ये लिमिट ज़्यादा है अंबर बॉक्स सब्सिडी से। ये कुछ कंट्री ऑब्जेक्शन जताते हैं इंडिया की इस MSP को लेके, तो ये है प्रॉब्लम। इसलिए बहुत सारे देश खरीदने से, मतलब जब कोई देश खरीदना चाहता है इंडिया के गेहूं को, तो दूसरे देश आ जाते हैं कि इंडिया देखो यहाँ पे WTO के रूल्स को, अंबर बॉक्स की सब्सिडी को उल्लंघन करके ये इंडिया बेच रहा है अपना गेहूँ, तो कुछ देश WTO में चले जाते हैं फिर, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसी को लेके WTO सोच रहा है कि कुछ रूल्स आसान बनाए जाएं ताकि इंडिया एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोगों को गेहूं की कमी है, बहुत सारे जो क्रॉप वगैरह हैं या और फूड ग्रेन है उनकी कमी है, क्योंकि देखो जो इजिप्ट है ना, पहले मंगाता था यूक्रेन से और रसिया से, और आपको पता है यूक्रेन और रसिया से दोनों आपस में लड़ने में बिजी हैं, फाइट हो रही है भाई साहब, इन्वेजन चल रहा है दोनों का, यानी कि लड़ाई चल रही है, वार चल रहा है,
तो इजिप्ट ने अभी मंगाया है किससे, इंडिया से गेहूँ मंगाया है। तो इस पे देखो क्वेश्चन भाई साहब बन सकता है यूपीएससी में, और हर बार डब्ल्यूटीओ से आता ही है, डब्ल्यूटीओ से आता ही आता है भाई साहब उसको लेके। इनसे भी कई बार पूछा गया, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। इसके लिए डब्ल्यूटीओ का एक लेक्चर बना हुआ है अलग से इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, पूरा वहाँ पे देख सकते हो आप पूरा डिटेल में। और देखो इस तरह से बन सकता है कि जो गेहूं की उत्पादन कितनी है हमारे देश में, अभी प्रोडक्शन कितना, तो ये सब कुछ भी आपको याद रखना भाई साहब। देखो यहाँ पे है ये है भाई साहब, जो ये ब्लूमबर्ग एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया देखो 20 कंट्रीज से भी ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट कर रहा है। लगभग टारगेट है 15 मिलियन टन वीट का एक्सपोर्ट का इस साल का इंडिया का। और इस साल लगभग जो वो हुई है हमारे इंडिया में प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, गेहूं कितना हुआ है, 111 मिलियन टन से भी ज़्यादा हुआ है, इतना एक्सपेक्टेशन है भाई साहब। इतना हमारे इंडिया में फूड ग्रेन हो रहा है, इसमें फूड ग्रेन में सिर्फ वीट है इतना, तो 111 मिलियन टन का वीट गेहूं उगा रहे हैं हम। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है फूड ग्रेन का, ग्लोबल मार्केट में देखो शॉर्टेज चल रही है, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोल शॉर्टेज। शॉर्टेज आप जानते हो, कमी, कोल मतलब कोयला, कोयले की कमी हो रही है। इसके बारे में अलग से हमने लेक्चर में पढ़ा हुआ है डिटेल में, लेकिन अभी ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कोयला की कमी चल रही है, संकट चल रहा है हमारे इंडिया में, पता है आपको भाई साहब क्यों चल रहा है, इसके सारे कारण हमने डिस्कस किए थे उस लेक्चर में, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा कि कोल क्राइसिस के बारे में लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किए थे। अभी न्यूज़ में इसलिए है, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इस IEA का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी रिपोर्ट जारी होती है लगभग हर साल। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट इसने जारी की है अभी इंडिया के बारे में। इसने कहा है इंडिया के बारे में सन 2000 से लेके अब तक इंडिया की जो डिमांड है कोल की, वो 80% बढ़ गई है भाई साहब। कोल की, ऑयल की, सॉलिड बायोमास सब इसमें इंक्लूड है। तो इनकी डिमांड है जो अभी तक 80% है, इनकी जो डिमांड है। कुछ डिमांड में देखो जो कोल है, कोल का जो स्टॉक है वो इसलिए भी डिस्टर्ब हो गया था कि कोयले की कमी इसलिए भी हो गई थी पेंडेमिक की वजह से। सारी जो ऑपरेशन है, माइनिंग होती थी, खदानों में से कोयला निकालते थे, ऑपरेशन रुक गए थे, वायरस को रोकने की वजह से सब कुछ एक्टिविटी रोक दी थी। इसके बाद दोबारा से जब ये कोविड-19 में थोड़ा असर कम हुआ कोविड-19 का, तो कुछ ऑपरेशन खोले, माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लेकिन फिर दोबारा से मानसून सीज़न स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब जनवरी का महीना, मतलब पिछले साल जैसे ही खोले थे जून सितंबर में, तो जून सितंबर में मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया था। और मानसून के सीज़न में जब बारिश होती है तो माइनिंग वगैरह थोड़े समय के लिए रोक दी जाती है, तो कोयला वैसे ही कम था और फिर ये माइनिंग कर नहीं पाए, फिर और कम हो गया, ये एक परेशानी हो गई। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि जैसे ही एक्टिविटी खुली तो पावर की डिमांड इंक्रीज होती चलेगी, तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो गया, क्योंकि कंपनियां भी खुली, घरों में भी देखो जैसे गर्मी आई तो गर्मियों में और ज़्यादा बिजली की जो डिमांड है बढ़ जाती है, क्योंकि भाई साहब घरों में लोगों के AC, फैन, कूलर, फ्रिज ये ज़्यादा चलते हैं, तो इसकी वजह से डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। जो कोल्ड स्टॉक है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। एक कारण ये भी था, हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था, कि जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट है बिल का, मतलब इंपोर्ट करते हैं हम कोयले का, वो हमने घटा दिया, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया था कोयले का, तो वो घटा दिया था, इंपोर्ट करना हमने कम कर दिया था, इसकी वजह से वो बढ़ गया था। अब यही तरीका कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, निर्भर करना चाहिए। कोयले की सिग्निफिकेंस क्या है, कोयले की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़्यादा कोयला यूज किया जाता है। देखो कोयला इसलिए किया जाता है, एक तो अबंडेंटली अवेलेबल है, अबंडेंटली का मतलब है प्रयुक्त मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अवेलेबल है, कोयला अवेलेबल है। और इसका शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब तो होता है वैसे गर्भकाल, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है 9 महीने, उस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। लेकिन कोयले का जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो माइनिंग से लेके कोयले को इस तरह से रिफाइन करना कि वो थर्मल पावर प्लांट में जो बिजली बनाने वाली कंपनी है उनमें यूज हो सके, तो ये जब तक रिफाइन करने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो ये कोयले का शॉर्ट है, थोड़ा कम है,
किसकी अपेक्षा? जैसे न्यूक्लियर प्लांट में यूज होता है, न्यूक्लियर प्लांट को बनाना, फिर उसके लिए फ्यूल तैयार करना, यूरेनियम वगैरह यूज होता है, तो इसकी अपेक्षा इसका कोल का जेस्टेशन पीरियड कम है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारी कंट्री में ज़्यादा है इसका उपयोग। लगभग 60% के अराउंड हम जो बिजली उत्पादन करते हैं कोयले से ही करते हैं। और कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, इसकी कैपेसिटी एडिशन इसलिए भी हो जाती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें पावर जनरेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। ये 10,000 के लगभग खोल दिए जाएंगे मार्च 2024 तक। क्या होते हैं ये केंद्र? मेडिकल स्टोर ही होते हैं भाई साहब। मेडिकल स्टोर तो आपने सब ने देखे ही होंगे, मेडिकल स्टोर, दवाइयाँ लेने जाते हो आप, ये होते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड भारतीय जन औषधि केंद्र। इन पे सस्ती से सस्ती दवाई मिलती है, जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन देखो सेम मेडिसिन होती है, कोई मान लो प्राइवेट कंपनी बना रही है किसी मेडिसिन को और उसको क्या करती है गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है। अगर उसकी कीमत ज़्यादा होती है मान लो उस मेडिसिन की, या फिर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जितनी चाहिए दवाई, या फिर वो इतनी महंगी है कि कोई ख़रीद नहीं सकता, तो उसके लिए जेनरिक ड्रग का एक कंसेप्ट है हमारे इंडिया में। गवर्नमेंट किसी कंपनी को, प्राइवेट को या पब्लिक कंपनी को अथॉरिटी दे देती है उस मेडिसिन को बनाने की, तो सेम उसकी जो होती है ना क्वालिटी, सेम क्वालिटी होती है। और सेम ही जैसे एक बुखार की गोली है भाई साहब, अगर आप लेने के लिए जाओगे बाज़ार में मार्केट से केरोसिन, तो वो लगभग 7-8 या 10 रुपये की एक टैबलेट आती है, मतलब 10 टैबलेट का पत्ता आता है पूरा, एक आता है ना पत्ता पूरा बोलते हैं, उसमें 10 टैबलेट होती हैं, वो 7-8 या 10-12 रुपये का आता है। लेकिन अगर वही आप जन औषधि केंद्र से लेने के लिए जाओगे, नाम उसका दूसरा होगा लेकिन सेम काम करेगी वो सिर्फ 2-3-4 रुपये में आ जाएगा एक 10 टैबलेट का पूरा ये पैकेट, 10 टैबलेट का पूरा पैकेट। ऐसे ही अगर आप कफ सिरप लेने जाओगे तो बाहर मार्केट से 150 या 200 रुपये का आएगा भाई साहब, लेकिन अगर इसी से लेने जाओगे तो 25-30 रुपये में आ जाएगा, वही 150-200 रुपये की जो चीज़ लेने जा रहे हो आप, सेम फ़ायदा करेगा। तो ये ऐसे जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, बहुत सारे खोल दिए गए हैं, कितने खोल दिए गए कितने नहीं खोल दिए गए इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको इससे ये होते क्या है, क्या काम है इनका, वो हमने समझ लिया। अभी देखो ये लगभग ये 739 डिस्ट्रिक्ट में ये खोले जाएंगे हमारी कंट्री में, इतनी कवर कर ली गई हैं अभी 739 डिस्ट्रिक्ट। देखो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है हमारे इंडिया में, अगर 2011 की सेंसस देखें तो उसमें 640 डिस्ट्रिक्ट थी हमारे इंडिया में। अगर 2001 की जो जनगणना हुई थी सेंसस उसके हिसाब से 593 थी, लेकिन अभी 2022 में देखें तो लगभग 775 डिस्ट्रिक्ट हो रखी है हमारे इंडिया में। तो इनमें से 739 डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये कवर कर दी गई हैं, इनमें जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। और कौन खोल सकता है? देखो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास क्वालिफिकेशन हो फार्मेसी की, अनएम्प्लॉयमेंट फार्मासिस्ट हो, जिसने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी की हो, या गवर्नमेंट नॉमिनेटेड कोई एजेंसी हो, गवर्नमेंट ने किसी एजेंसी को नॉमिनेट कर दिया वो खोल सकती है, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट या कोई सोसाइटी अप्लाई कर सकती है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे 120 स्क्वायर फीट की शॉप हो उसके पास, मतलब किराए पे ले, या तो वो जब खोले इतनी मतलब स्पेस हो उसके पास, तो ये सब कुछ देखती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर 1111। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये इन्वायरमेंट में। देखो ये गवर्नमेंट ऑर्डर 1111 ये 25 साल पुराना ऑर्डर है, एक 25 साल पुराना ऑर्डर आंध्र प्रदेश ने ये जारी किया था। आंध्र प्रदेश ने जारी किया था जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करते थे, लेकिन तेलंगाना आपको पता अलग हो गया 2014 में, अब अलग स्टेट है। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये ऑर्डर क्या करता था? ये ऑर्डर ये सेव करता था, एक ओस्मान सागर डैम है, एक हिमायत सागर डैम है, रिजर्वेयर ये है भाई साहब, ये रिजर्वेयर बना रखा है, ये समझ लो बांध है, रिजर्वेयर है, हैदराबाद में है ये दो। इनकी लोकेशन याद रखनी है, एक तो आपको ओस्मान सागर, हिमायत सागर कहाँ पे है? हैदराबाद में। कौन सी रिवर पे बने हुए हैं वो रिवर याद रखनी है, रिवर आगे हम डिस्कस करेंगे। ये ऑर्डर इसलिए जारी किया गया था 25 साल पहले कि यहाँ के इन्वायरमेंट को, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, यहाँ का वातावरण है आसपास का, जो यहाँ पे मान लो इकोलॉजी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे पक्षी वगैरह, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर जारी किया गया था
किस लिए जारी किया गया था और इस ऑर्डर में क्या था कि ये था कि इसके आसपास, डैम के रिजर्वेयर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, कोई बिल्डिंग, रोड, रेलवे, ये सब कुछ नहीं बनाएगा। लेकिन ये ऑर्डर अभी वापस ले लिया, तो अब ये कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। तो इसलिए कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ पर्यावरण को जो संरक्षण करने के लिए काम करते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट, वो इसका विरोध कर रहे हैं जब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर वापस लिया है। ये ऑर्डर वापस लिया है। अब यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर की रेडियस पे जो यहाँ पे अलाउ नहीं था कंस्ट्रक्शन कुछ बनाना, अब यहाँ बनाया जा सकता है ओस्मान सागर और हिमायत सागर डैम के पास, रिजर्वेयर के पास। ये जो यहाँ पे बनाना इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, होटल्स, ये बनाना यहाँ पे प्रोहिबिटेड था, यानी कि मना था, लेकिन अब बनाया जा सकता है जब वो ऑर्डर वापस ले लिया। तो इनकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन की वजह से यहाँ के इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को नुकसान पहुँचेगा। ये रिजर्वेयर कहाँ पे बने हुए हैं? ये डैम मूसी रिवर है ना, मूसी रिवर को मूसा रिवर भी बोलते हैं, मुचकुंडा रिवर भी बोलते हैं इसको। ये रिवर पे ये बने हुए हैं और ये रिवर है मेजर ट्राइब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की सहायक नदी है मूसी रिवर, मूसी, मूसा या मुचकुंडा। इस रिवर पे बने हुए हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में ये 1921 में बनाया था ओस्मान सागर डैम रिजर्वेयर। हिमायत सागर डैम या रिजर्वेयर 1927 में बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है फ़ोन टेपिंग। फ़ोन टेपिंग का मतलब है कि आपके फ़ोन, जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपके फ़ोन की बात को कोई सुने, आपके फ़ोन का पता लगाए किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो, इसी को बोलते हैं फ़ोन टेपिंग। ये अधिकार किसको है, कौन से कानून के अंदर है और किस समय पे की जा सकती है आपके फ़ोन की टेपिंग, तो ये हमें जानना है इसमें फ़ोन टेपिंग के बारे में। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई। क्यों? इसलिए की गई क्योंकि इन्होंने फ़ोन टेपिंग की। एक राज्यसभा के एमपी हैं रावत और एक एनसीपी लीडर है, एनसीपी एक पार्टी है, उसके लीडर है एकनाथ खाड़से। 2019 में इसने, जो रश्मि शुक्ला जी हैं, इन्होंने इनकी टेपिंग की, फ़ोन की टेपिंग की, यानी कि इनकी बात सुनी फ़ोन टेपिंग के जरिए। ये स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उसको हेड कर रही थी उस समय पे रश्मि शुक्ला जी। कौन सा इन्होंने यूज किया? ये सेक्शन 5 क्लाउज 2 यूज किया। ये सेक्शन 5 क्लाउज 2 ये कहता है, एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसका सेक्शन है ये कहता है कि किसी भी बंदे की, इंडिया में किसी के भी फ़ोन की टेपिंग की जा सकती है भाई साहब। किस लिए की जा सकती है? अगर पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, पब्लिक एमरजेंसी के लिए ज़रूरी है, सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी है, यानी कि अखंडता और भारत की प्रभुसत्ता को बचाने के लिए ज़रूरी है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, सिक्योरिटी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, फ़ोन पे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आतंकवाद से रिलेटेड हो सकती हैं, टेररिज्म से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी पे शक है, तो उस की वजह से अगर हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है, उस टाइम पे फ़ोन टेपिंग की जा सकती है। सेक्शन 5 क्लाउज 2 बोलता है। इसमें देखो एक्सेप्शन दी गई है प्रेस को। प्रेस पब्लिश कर सकती है जब तक गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, तब तक वो कोई चीज़ पब्लिश कर सकती है। फ़ोन टेपिंग कौन कौन कर सकता है, किसको अथॉरिटी है? देखो स्टेट की पुलिस कर सकती है, स्टेट की पुलिस को पावर है, वो कर सकती है किसी की फ़ोन की टेपिंग। आप किसी से भी बात कर रहे हो भाई साहब, कैसी भी बात कर रहे हो, ये पता लगा सकती है। कॉल सेंटर में जाके ये सुन सकते हैं क्या बात कर रहे हो, कब बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कौन से नंबर पे बात कर रहे हो। सेंट्रल लेवल पे 10 एजेंसी हैं जो आपके फ़ोन को टेप कर सकती हैं। एक तो है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है और दिल्ली पुलिस की कमिश्नर। ये हैं भाई साहब एजेंसी जो आपके फ़ोन को टेप कर सकते हैं। और टेपिंग किसी और एजेंसी के द्वारा की जाएगी तो वो इलीगल मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। कौन ऑथराइज करता है कि आपके फ़ोन की टेपिंग की जा सकती है? देखो 2007 में इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट रूल्स बनाए थे 2007 में। इसके रूल नंबर 419A है। इसके द्वारा ये अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसके अंदर जो सेक्रेटरी होते हैं वो सेक्रेटरी किसी को भी अथॉरिटी दे सकते हैं फ़ोन टैपिंग करने की। स्टेट लेवल पे स्टेट के होम डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं स्टेट गवर्नमेंट के,
वो दे सकते हैं परमिशन कि किसी के फ़ोन की टेपिंग करने के लिए, और ऑर्डर दिया जाता है, राइटिंग में दिया जाता है। राइटिंग में ऑर्डर लेने के बाद ही किसी के फ़ोन की टेपिंग की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैरियोपोल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस मैरियोपोल एक जगह है, लोकेशन कहाँ पे, बस लोकेशन याद रखनी है आपको। देखो रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, आप सबको पता है यूक्रेन में वार चल रहा है, यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूक्रेन में एक सिटी है, ये शहर है मैरियोपोल। यूक्रेन तो पता है आपको कहाँ पे ये यूक्रेन है भाई साहब, यूक्रेन में यहाँ पे इस प्लेस पे है ये मैरियोपोल। यहाँ इस मैप पे देखो आप, ये यूक्रेन और यूक्रेन का ये है मैरियोपोल। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, कहाँ गया भाई साहब, ये वाला प्लेस देखो, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी। और ये क्रीमिया है जो 2014 में हड़प लिया था, कैप्चर कर लिया था यूक्रेन से, रसिया ने कर लिया था। और ये है सी ऑफ अजेव, सी ऑफ अजेव। ये तो देखो जो मैरियोपोल को नाम लिखा हुआ है ना ऊपर, मैरियोपोल का नाम लिखा हुआ है, ये वाली जगह है पॉइंट जो लगा हुआ मैरियोपोल। तो जो ये वाला है ये सी ऑफ अजोव है, तो इसके नदन कोस्ट पे है मैरियोपोल, सी ऑफ अजोव के नदन कोस्ट पे। यहाँ पे लोकेशन याद रखनी है। और यहाँ पे एक रिवर है कालम्यूस रिवर, कालम्यूस रिवर है। और इस रीजन को जहाँ पे मैरियोपोल है, इस क्षेत्र को, एरिया को बोलते हैं परियाजोविया रीजन। ये रसिया के कंट्रोल में आ गया भाई साहब, रसिया ने कंट्रोल कर लिया है। और इस रीजन को, मैरियोपोल रीजन को, जो ये है इंडस्ट्रियल रीजन है, इस रीजन को डोनबास रीजन भी बोलते हैं। तो रसिया का काफ़ी समय से टारगेट था कि इसको हड़प लिया जाए, कैप्चर किया जाए, तो अभी कैप्चर कर लिया है। इससे पहले क्रीमिया कैप्चर कर लिया था 2014 में रसिया ने, और अब ये कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे मेजर पोर्ट भी है यूक्रेन का मैरियोपोल पे। नेक्स्ट टॉपिक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। देखो ये दूसरी बार हो रहे हैं हमारे इंडिया में। कहाँ पे होंगे, लोकेशन याद रखनी है आपको, बेंगलुरु में होंगे ये, बेंगलुरु में श्री कंतीरावा इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे खेले जाएंगे। पहला कहाँ पे हुआ था ये, पहला हुआ था ये 2019 में। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था भुवनेश्वर में, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में हुआ था। ये हर साल होते हैं। फिर कहोगे हर साल होते हैं तो अब 2022 में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई साहब 2021 के ही हो रहे हैं, कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाए थे, अब ये दूसरी बार हो रहे हैं। तो कोविड-19 नहीं रहा तो हर साल ही होंगे ये। पहली बार भुवनेश्वर में, दूसरी बार बेंगलोर में हो रहे हैं, बस इतना याद रखना। जैन यूनिवर्सिटी इनको होस्ट कर रही है। जैन यूनिवर्सिटी के साथ साथ कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो हमारी, ये इसको मतलब होस्ट कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, इसको कंडक्ट करा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जो हमारे इंडिया के, ये समझ लो अब हमारे इंडिया के ये लगभग बिगेस्ट गेम हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं। और ऐसे इसमें मटेरियल वगैरह यूज किए जाते हैं जो गेम्स में जो भूल चुके हैं लोग। लगभग इसमें 200 यूनिवर्सिटीज़ से 3879 कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेट करेंगे, और 20 डिफरेंट गेम होंगे जिनमें हमारे इंडिया के भी इंडिजिनस गेम है, जैसे योगासन, मल्लखंबा, ये स्पोर्ट्स भी खेले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टल बैलेट्स फॉर एनआरआई। एनआरआई आप जानते हो क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो हमारे इंडिया में 180 दिन से कम रहते हैं, 182 दिन से कम रहते हैं, 180 नहीं 182 दिन से कम रहते हैं, यानी कि बाहर रहते हैं। लगभग 6 महीने से कम टाइम हमारे इंडिया में रहते हैं, बाकी समय बाहर रहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के ही सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं। इनको वोट देने का अधिकार 2011 में दिया गया था। अब इसलिए न्यूज में क्योंकि इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो हमारा, उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्र जी, इन्होंने प्रपोजल रखा था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अफेयर को कि इनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का अधिकार दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दिया जाए इनको अधिकार। तो यही यहाँ पे देखो, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो सुशील चंद्र है चीफ इलेक्शन कमीशन, ये साउथ अफ्रीका गए, मॉरिशस गए, तो यहाँ पे ये एड्रेस कर रहे थे, यानी कि अपना संबोधन दे रहे थे एनआरआई को। वहाँ पे इन्होंने कहा है कि नॉन रेजिडेंट इंडिया अपने आप को ओवरसीज इलेक्टर की तरह रजिस्टर कराएं, ताकि वो इंडिया में जब इलेक्शन हो तो वोट डाल सकें पोस्टल बैलेट के जरिए। अभी देखो ये प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को, अभी अंडर ये अंडर मतलब कंसीडरेशन है, अंडर कंसीडरेशन। गवर्नमेंट ने अभी परमिशन दी नहीं है पोस्टल बैलेट के जरिए। अभी क्या होता है, अभी प्रोसेस दूसरा है। अभी अगर ये अलाउ कर दिया तो इनको देखो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए भी फैसिलिटी दी जाएगी कि ये इलेक्शन में वोट कर सकें ओवरसीज इलेक्टर की तरह। इस मीटिंग में यही बताया कि आगे लगभग ये 950 मिलियन वोटर में से 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन हमारे इंडिया में
कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन, ये इतने पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख स्टेशन बनाए जाते हैं वोट डालने के लिए, जहाँ पे 950 मिलियन वोटर्स आके डालते हैं वोट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉ मिनिस्ट्री को 2020 में रिटर्न प्रपोजल भेजा था कि पोस्टल बैलेट के जरिए अलाउ किया जाए वोट डालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसको, एनआरआई को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रेजेंटली एनआरआई अपने आप को ओवरसीज इलेक्टर की तरह रजिस्टर करा सकते हैं। जिसने भी एनआरआई ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नागरिकता नहीं ली है तो वो इलेक्शन में वोट कर सकता है। वो वोट कर सकता है, कहाँ पे जाके करता है, अभी देखो ये भेजता है जहाँ पे कंसुलर होते हैं या एम्बेसडर होते हैं इंडिया के, वहाँ पे जाके ये भेजता है अपना वोट, पोलिंग बूथ पे कास्ट कर सकता है, या तो आके पर्सनली जहाँ पे उसके रेजिडेंस है मान लो इंडिया में, वहाँ पे आके कर सकता है। तो अब इसको फैसिलिटी दी जाने की बात कर रही है कि आगे इसको ये फैसिलिटी होगी पोस्टल बैलेट के जरिए भेज सके, अपना इलेक्ट्रॉनिकली भेज सके इंटरनेट के जरिए कि किसको वोट देना किसको नहीं, एक इनवलप में भेज सके या इलेक्ट्रॉनिकली भेज सके। नेक्स्ट टॉपिक है जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये अवार्ड किसको दिया है बस इतना याद रखना है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, कौन है, वोलोदिमीर जेलेंस्काई, इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है और किसने दिया है, ये देखो फाउंडेशन है इसी नाम से, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसने दिया है। क्यों दिया है, इनकी करेज को देख के, करेज यानी कि साहस को देख के, इनके पेट्रियटिज्म को देख के, क्योंकि देखो रशिया ने यूक्रेन पे वार किया और यूक्रेन रशिया के मुकाबले कहीं पे भी नहीं है, फिर भी इतने दिनों से लड़ रहा है भाई साहब। फरवरी में लगभग लास्ट में वार किया था, 25 फरवरी के अराउंड अटैक किया था ये इसने रशिया ने यूक्रेन पे, तब से लेके अब तक भाई साहब लड़ रहा है यूक्रेन। अब तक जो लोगों में जो पेट्रियटिज्म की भावना है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट में है, ये अब तक जो दिखाई है, करेज दिखाई है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है उनको। नेक्स्ट है सुमन बेरी, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुमन के बेरी अगले वाइस चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के। वाइस चेयरपर्सन मतलब उप अध्यक्ष, उप चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होते हैं फिर इसके नीति आयोग के, खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जिस टाइम पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ये वाइस चेयरमैन अभी थे राजीव कुमार जी, उनको रिप्लेस करेंगे अगले महीने की 1 तारीख को सुमन के बेरी, ये है सुमन के बेरी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। डॉक्टर राजीव कुमार 30 तारीख तक रहेंगे इस महीने की वाइस चेयरमैन, उसके बाद ये हो जाएंगे। सुमन के बेरी अब तक देखो इन्होंने काम कर चुके हैं, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, ये जो न्यू दिल्ली में बनी हुई है ये इकोनॉमिक रिसर्च काउंसिल। और ये नॉन प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इन्होंने देखो प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर भी रहे हैं, ये उसके मेंबर भी रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसके मेंबर भी रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी पे, उसके भी ये मेंबर रह चुके हैं सुमन के बेरी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूके रिलेशन, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है यूके के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो इंडिया में आए थे। तो इंडिया और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, दोनों ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो हो रखी है उसको रिव्यू किया और बहुत सारे एग्रीमेंट किए। 2 दिन की विजिट पे आए थे। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, स्पेस के लिए, इनमें इन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए, यानी कि सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस के लिए। इंडिया यूके का ये भी प्लान है कि 2022 के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर देंगे। अभी देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नहीं है। इस पे चर्चा की गई है अभी कि 2022 के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है कि जब भी किसी 2 कंट्री के बीच में या किसी 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये समझौता होता है, तो वो कुछ कम्युनिटी होती हैं, जो कम्युनिटी मतलब गुड्स, वस्तुएं या सेवाएं, उन पे ये जो ड्यूटी लगती है, कर लगता है, टैक्स लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसमें क्या है कुछ राहत दे देते हैं। या तो बिल्कुल ना के बराबर, जीरो के बराबर रहेगी, या बिल्कुल जीरो ही रहेगी, या रहेगी तो थोड़ी बहुत रहेगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो दोनों कंट्री उन्होंने डिसाइड किया कि क्लाइमेट एनर्जी में भी पार्टनरशिप करेंगे, और इंडिया ने इनवाइट किया यूके को कि उसके नेशनल हाइड्रोजन मिशन में पार्टिसिपेट करे यूनाइटेड किंगडम। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी कुछ हुआ, मैरीटाइम मतलब ओशन सिक्योरिटी के लिए एग्रीमेंट।
और 6 एग्रीमेंट हुए थे, उनमें से एग्रीमेंट बोल लो या तो बोल लो MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 6 में से 2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुए और 4 हुए नॉन गवर्नमेंटल, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के बीच में, और 2 गवर्नमेंट के बीच में। यूनाइटेड किंगडम की जो ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस है ये क्रिएट किया इंडिया के लिए, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी या सेलेसिंग डिलीवरी सिस्टम में जो टाइम लगता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए, जैसे मान लो डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट मंगाने हैं इंडिया को यूके से, तो इनमें जो टाइम लगता है वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के जो फॉर्मल ये होते हैं ना कामकाज, इतने डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये दिखाओ, यानी कि रेड टेपिज्म, इसको रिड्यूस करने के लिए ये एग्रीमेंट किया। ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग ये क्रिएट करने की बात कर रहा है यूके। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो अपेडा है ना, अपेडा आप सब लोग जानते हो, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, लगभग 1989 में बनाई थी ये। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है उसको प्रमोट करने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए बनाई गई थी अपेडा। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए इसने इस NRDC के साथ MOU साइन किया, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइन किया है अपेडा ने इसके साथ मिलके। तो ये MOU साइन इसलिए किया है, एक 2018 में गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, घोषणा की थी एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी की। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपेडा ने NRDC के साथ साइन किया है ये एग्रीमेंट। जो NRDC है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट ये कॉर्पोरेशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे अपेडा का याद है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, ऐसे NRDC किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC। इसको 1953 में बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में रिसर्च करे, नो हाउ, इनोवेशन, पेटेंट वगैरह के बारे में इनको कॉमर्शलाइज करे और प्रमोट करे हमारे इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल कैलेंडर। प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए और 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये फर्स्ट डे था, 2 डे की कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस मतलब ये समझ लो एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हो रही है, ये उज्जैन में मीटिंग हो रही है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम हमारे इंडिया में, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, उसके उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके सेलिब्रेट का ही ये पार्ट है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस नेशनल कैलेंडर के लिए। हमारा जो इंडिया का नेशनल कैलेंडर है ये है भाई साहब, ये कैलेंडर अभी देखेंगे हम इसको। जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है, देखो इंडियन पार्लियामेंट में 1957 में ये अडॉप्ट किया था, और ये आज़ादी के बाद किया था ताकि हम अपनी आज़ादी को रिक्लेम कर सकते हैं। एक तरह से हमारे आज़ाद भारत के लिए अलग से कैलेंडर हो। ये सब कैलेंडर है। देखो कैलेंडर की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें बहुत बार सोचते हैं कि DER आ रहा होगा, लेकिन DAR होता है इसमें, कैलेंडर, ऐसे याद रखो, कैलेंडर बोलते हैं, वैसे कैलेंडर बोल सकते हो आप वैसे याद रखने के लिए। तो ये साका जो डायनेस्टी थी, साका डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उसने अडॉप्ट किया था, उसी का कैलेंडर है ये हमारे इंडिया में ये अडॉप्ट किया। एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमने अडॉप्ट किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर वो है इंग्लिश कैलेंडर जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये जो है साका कैलेंडर, इसको हम देखो ऑल इंडिया रेडियो पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, या इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजेटी में कुछ पास करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट पास करती है, तो इस कैलेंडर का यूज करती है। इस कैलेंडर के हिसाब से हमारा पहला महीना स्टार्ट होता है 22 मार्च से। 22 मार्च से जब नॉन लीप ईयर है, और लीप ईयर है जिसमें 29 फरवरी होती है लीप ईयर में, उसमें लगभग 21 मार्च से स्टार्ट होता है हमारा महीना। और पहले महीने को बोलते हैं चैत्र, दूसरा महीना वैशाख, फिर ज्येष्ठ, और ये मार्च का महीना होता है वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चैत्र, फिर वैशाख चौथा महीना अप्रैल का, ज्येष्ठ 5वां महीना मई का, फिर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष या इसको आग्यायन भी बोलते हैं, पौष, माघ और फागुन। फागुन फरवरी का महीना, लेकिन हमारे नेशनल कैलेंडर के हिसाब से 12वां महीना होता है फागुन का। तो ये हमारा नेशनल कैलेंडर पता होना चाहिए आपको, अगर इंडिया से हो तो आप इंडिया के ही होंगे अगर लेक्चर देख रहे हो तो आप। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस क्या याद रखना है, पेरिस कहाँ पे, फ्रांस में, और ये फेस्टिवल हुआ है जो इसमें जो गेस्ट रहा है इस साल का पेरिस का वो इंडिया रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो ऐसा ही बुक फेस्टिवल है जैसे हमारे इंडिया में ट्रेड फेयर होता है ना, ट्रेड फेयर कहाँ पे होता है, ट्रेड फेयर व्यापार मेला,
दिल्ली में होता है प्रगति मैदान पे, आप लोगों ने देखा भी होगा, गए होंगे कभी, लेकिन ये तो पता ही होगा कहाँ पे होता है। तो उस ट्रेड फेयर में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी शॉप लगाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, एक एक उसमें थीम स्टेट होता है, एक थीम कंट्री होता है। इसी तरह से ये पेरिस में होने वाला बुक फेस्टिवल है, जहाँ पे प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, वहाँ पे बुक फेस्टिवल भी होता है हमारे इंडिया में। ऐसा ही बुक फेस्टिवल पेरिस में होता है, और उसका इस साल जो गेस्ट है, अतिथि हैं, वो कौन है? इंडिया है। 21 से 24 अप्रैल तक चला ये। प्रधानमंत्री जी हैं जो, उन्होंने यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की थी 2018 में, जब प्रेसिडेंट आए थे न्यू दिल्ली में, तो उस टाइम पे ये जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की थी। और अब इंडिया गेस्ट बनाया गया है 2022 में इस बुक फेस्टिवल का, जो पेरिस में हो रहा, फ्रांस में। इस 21 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 21 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। इंडिया का पवेलियन लगा था यहाँ पे। इंडिया का पवेलियन मतलब एक बुक शॉप लगी थी, इंडिया की बुक स्टॉल कह लो या शॉप कह लो। यहाँ पे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने, इसने उसकी शॉप को डिज़ाइन किया था। इसमें 15 से ज़्यादा डिजिटल और फिजिकल एग्जीबिशन दिखाए गए थे, और 400 से ज़्यादा बुक्स जो पब्लिश की गई थी इंडिया की लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में, 65 इंडियन पब्लिशर की, वो यहाँ पे शोकेस में रखी गई थी, दिखाई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सारस कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। वे प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ये जॉइंट इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है, ये समझ लो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है ये। इंसाकोग किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये CSIR है हमारी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। इसका मकसद क्या है इसका? इसमें भाई साहब 28 नेशनल लेबोरेटरीज पार्टिसिपेट करती हैं, और जीनोमिक वेरिएशन का इसमें मॉनिटर किया जाता है SARS-CoV-2 वायरस का। SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का ही नाम है, ये लगा लो आप। कोरोना वायरस जो अपना जीन का म्यूटेशन करता रहता है ना, म्यूटेशन मतलब चेंज करता रहता है, तो इस चेंज में क्या क्या वेरिएशन हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहे हैं, क्या क्या म्यूटेशन हो रहे हैं, इसका ही भाई साहब ये रिसर्च करते रहते हैं। इसकी रिसर्च का फ़ायदा क्या होता है? इससे जो कोविड-19 का वायरस है, कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 वायरस, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब जीन की सीक्वेंस, कैसे कैसे इसका जीन में इवोल्यूशन हो रहा है, स्प्रेड कैसे कैसे हो रहा है, फैल कैसे रहा है, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे आसानी से कोविड-19 की दवाई बनाई जा सकती है फ्यूचर में, और इसकी दवाई के साथ साथ इसको कैसे आसानी से डायग्नोस्ट किया जाए, डायग्नोस्ट का मतलब कैसे इसका पता लगाया जा सके, या इसको वैक्सीन कैसे बनाई जा सकती हैं आसानी से, इसमें फ़ायदा मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के जरिए, इंसाकॉग के जरिए। तो यही थे आज के टॉपिक, यही है। बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज।